अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज है हमारे पास, ये आपके पास बुक में शेयर कर देता हूँ। बल्कि मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हम कौन सी बुक यूज़ कर रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशंस, 5th एडिशन है। ठीक है। और जी, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट था। और उसके बाद ये हमने इसकी रेलेवेंट एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस की हैं, कुछ यहाँ से लिए हैं और कुछ अपनी तरफ से लेके हमने एग्जांपल्स को सॉल्व आउट किया है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के बारे में कहते हैं, सॉल्व ईच सिस्टम इन एक्सरसाइज 1 to 4 बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेटर्स। ठीक है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रो ऑपरेटर क्या होता है, एलिमेंट्री रो ऑपरेटर। ओके। तो साथ ही में वो मार्क करता है कि आपने क्या करना है। हमारे पास ये जो इक्वेशंस गिवन है, इन इक्वेशंस को पहले आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है एंड देन उसको आपने क्या करना है, उसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन उसके ऊपर अप्लाई करनी है और क्वेश्चन मार्क कर दिए 1 to 4, यानी कि फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के लिए उसने ये बताया। ठीक है। ओके। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। x1 प्लस 5x2 प्लस इक्वल टू 7 और नेगेटिव 2x1 नेगेटिव 7x2 और इक्वल टू नेगेटिव 5। ठीक है। तो जी मैं ज़रा मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है 1 और क्वेश्चन था x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 7। उसके बाद नेगेटिव 2x1 नेगेटिव 7x2 एंड विच इज़ इक्वल टू नेगेटिव 5। ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन में मार्क किया हुआ है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, तो हम इसको लिखते हैं जी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है। इन ऑगमेंटेड फॉर्म या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म, जो भी आप लिखना चाहें, तो वो आपके पास क्या बनेगी। इसकी अगर आप चेक करें, x1 का कोफिशिएंट आपका 1 है, x2 का कोफिशिएंट आपका 5 है और राइट साइड आपके पास 7 है। इसी तरह यहाँ से x1 का कोफिशिएंट नेगेटिव 2 है और x2 का कोफिशिएंट नेगेटिव 7 है और राइट साइड आपके पास नेगेटिव 5। ठीक है। अब आप कहते हैं जी कि हमारे पास चूँकि ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है जिसको आपने पिवट कॉल की है। ठीक है। और लकीली ये 1 भी है। इसके नीचे वाली टर्म को आप ज़ीरो करते हैं, उसके लिए ऑपरेटर डिफाइन कर लेता हूँ, R2 प्लस 2 × R1। ठीक है। अब आप चेक करें तो आपके पास मैट्रिक्स क्या बनेगा। फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 5 7। सेकेंड रो आपके पास क्या बनेगी, 0 3 एंड 9। ठीक है। अब आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कॉलन डाल सकते हैं, ना भी डालें तो बात एक ही है। अब नेक्स्ट आप कहते हैं जी सेकंड रो में आपका 3 मल्टीपल आ रहा है, तो मैं लिख लेता हूँ 1/3 R2। ठीक है। क्यों मैंने ये किया, बेसिकली हमारा सेकंड ये पिवट एलिमेंट था और चूंकि मल्टीपल है तो बेस्ट होता है पिवट 1 हो जाए। तो अब आपके पास क्या बनेगा, 1 5 7 0 1 3। ठीक है। और अगर आप चाहें जी कि हम इसको सिस्टम की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हमारे पास इनकी इक्वेशंस जो बनेंगी वो क्या बनेंगी। तो मैं इक्वेशंस लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन सबसे पहले बनेगी आपके पास x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 7 और x2 विच इज़ इक्वल टू 3। ये आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से x1 की वैल्यू को लेते हैं, सेकेंड वैल्यू जो आपके पास है, यहाँ से आप x1 की वैल्यू लेके यहाँ पुट करेंगे और देन आपके एक्स टू की वैल्यू, तो x1 फाइंड हो जाएगा। ठीक है।
मैं इसको अगर कॉल कर लेता हूँ, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2, तो मैं क्या करूँगा जी, यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। जब ये ब्रैकेट हो तो इसके मीनिंग्स होते हैं कि इक्वेशन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, x1 प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 7। 5 3 कितना होगा 15, और ये बनेगा x1 इक्वल टू 7 नेगेटिव 15। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, नेगेटिव 8। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यही कहा गया था कि सिर्फ आप क्या करें, आप इस सिस्टम को, जो आपका गिवन सिस्टम था, सिस्टम के बारे में कहा गया था कि आप इस सिस्टम का क्या करें, सॉल्यूशन फाइंड करें। ठीक है, इस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड करें, बट उसके लिए आपने क्या बनाना होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ये भी स्टेटमेंट गिवन है, और देन आप फाइंड करेंगे x1 और x2 की वैल्यूज़। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है। इसी तरह आपके एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस भी होंगे, वो आप खुद ट्राई करें। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 7 to 10 की स्टेटमेंट दी हुई है। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है जी, इन एक्सरसाइज 7 to 10 the augmented matrix of a linear system has been reduced by a row operations to the फॉर्म आपके पास सेगमेंटेड फॉर्म जो है ना वो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इन ईच केस कंटिन्यूज द अप्रोप्रिएट रो ऑपरेशंस एंड डिस्क्राइब द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम। तो आपने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जी, उसके लिए फिर मैं मार्क कर लेता हूँ, यस ओके। तो आपने अब क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑलरेडी आपके पास गिवन था, इसका मतलब है अब आप इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ऑपरेटर लिखने लगा हूँ जी कि ये ऑलरेडी 1 है, 1 के नीचे ये दोनों टर्म्स आपकी क्या हो रही हैं, 0 हो रही हैं। इसका मतलब फर्स्ट ऑगमेंटेड जो है ना, सॉरी फर्स्ट पिवट ऑलरेडी सॉल्व्ड है, इसके नीचे दोनों 0 है। सेकंड पिवट आपका 1 ये बन रहा है, इसका मतलब हो गया कि इसके ऊपर वाली जो ये टर्म है, इस टर्म को आपने क्या करना है, 0 बनाना है। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, चेक कीजिएगा। इसके लिए मैं लिखने लगा हूँ R1, चूँकि हमें चेंज R1 में चाहिए, प्लस 4R2। अब आप चेक करें तो यहाँ से आपको क्या मिलता है जी, चेंज R1 में चाहिए, पहली टर्म एज इट इज़ रहेगी, दूसरी आपकी आप 0 बनाना चाह रहे थे। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो R1 9 है, R2 7 है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें, R1 प्लस 4R2, R1 कितना है 9, 4 इंटू 7, 9 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना बनेगा 28, और फाइनली दिस इज 37। यानी कि नेक्स्ट आपके पास आता है 37 और लास्ट वन 0। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये उसी तरह आप लिख लेंगे। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो आप उसी तरह लिख लें। ये आप लिखने लगे हैं जी 0 1 7 0, और यहाँ से क्या मिलेगा, अच्छा इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो टर्म है हमारी लास्ट वन, इसको गौर से देखें, अकेली इस रो में 2 है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे इसका ऑपरेटर भी डिफाइन कर दूँ, 1/2 रो 3, ये आपके पास बनेगा 0 0 1 0। क्लियर, तो आपने बेसिकली इसको जो सॉल्व कर रहे हैं हम, इसके लिए सोल्यूशन जो फाइंड करना है वो कौन सा था, रिड्यूस की फॉर्म में लेके जाना है ना। तो रिड्यूस का मतलब होता है कि जो आप जो भी आप पिवट बनाएंगे वो 1 बनाएंगे, और उसके ऊपर नीचे सारी एंट्रीज को क्या करेंगे, 0। देखिए फर्स्ट पिवट आपका ये था, इस कॉलम में सारे 0 हैं। सेकंड पिवट ये है, इस कॉलम में सारे 0 हैं। अब मसला जो आ रहा है वो इस पिवट का आ रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब है यहाँ पे 7 है और 37 है, तो इनको भी आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके लिए ऑपरेशंस क्या बनेंगे जी, इसके लिए ऑपरेशन आप डिफाइन कर लें, शाबाश चेक कीजिएगा। अब साथ साथ सॉल्व करें, क्योंकि ये प्रीवियस पैटर्न से ही सॉल्व हो रहे हैं। तो ये आता है आपका रो फर्स्ट प्लस इंटू -37 ऑफ रो थर्ड, और उसके अलावा रो सेकेंड प्लस इंटू -7 ऑफ रो थर्ड, यानी कि रो थर्ड का ये एंट्री जो है पिवट है,
7 को भी 0 बनाना है और 37 को भी, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 0 बना देंगे सेकंड रो की एंट्री को। जब इसको 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाके ऊपर वाले से रिलेट होके इस 37 को भी 0 कर देगा। ठीक है, अब आप चेक करें तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, चूँकि बाकी एंट्रीज में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 0 0 0 1 0 ये एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, इनको हमने 0 बना दिया और यहाँ पे 1, और ये चूँकि राइट साइड पे ऑलरेडी 0 है तो ये 0 रहेंगे। अब अगर आप चाहें तो इसका सोल्यूशन लिखना चाहते हैं तो आप नोट करें, फर्स्ट ये आपके पास बेसिकली यहाँ क्या होते हैं, कॉलन होते हैं, इसका मतलब है ये दिस इज द राइट हैंड साइड। आप क्या लिखेंगे यहाँ से सोल्यूशन, x1 का सोल्यूशन आ रहा है आपके पास 0, x2 का सोल्यूशन 0, x3 का सोल्यूशन 0। याद रहेगा ये तीनों जो सोल्यूशन से हमारे पास क्या आ रहे हैं, x1 का भी 0, x2 का भी 0, x3 का भी 0, यानी सिंगल सोल्यूशन आ रहे हैं। इसको आप कह सकते हैं ये आपके पास कौन सा सोल्यूशन है जी, यूनिक सोल्यूशन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है तो वहाँ तो आपको पता ही होगा, चूंकि इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए था, नो सोल्यूशन, तो डेफिनेटली यहाँ ऑलरेडी सोल्यूशन मौजूद है तो ये कंसिस्टेंट भी होगा। ठीक है, वैसे उसने यहाँ कंसिस्टेंट का पूछा नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अगर आप नोट करें तो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 to 14, और स्टेटमेंट क्या है, सॉल्व द सिस्टम इन एक्सरसाइजेज 11 to 14, यानी सिस्टम को आपने सॉल्व करना है। और सिस्टम क्या है जी आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13 दिस वन। ठीक है, इस सिस्टम को आप सॉल्व करेंगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख लिया है तो चेक करते हैं। यस, इसका सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, ये सबसे पहला काम होना चाहिए, तो आप लिख लें यहाँ पे इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, x1 के साथ कोफिशिएंट 1 है, x2 यहाँ 0 हो जाएगा, x3 के साथ -3 है, और राइट साइड पे आपका 8 आ रहा है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में x1 के साथ 2 आ रहा है और x2 के साथ भी 2 आ रहा है, x3 के साथ 9 है और राइट साइड पे 7 आ रहा है। x1 के साथ 0 है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, देखें यहाँ ऑलरेडी पिवट जो आपका था वो डिफाइन है। ठीक है, पिवट आपका क्या है जी, 1 फर्स्ट रो में, सिंपल है, 1 हो तो बेस्ट होता है। 1 से नीचे हमारा ऑलरेडी एक 0 है, इसका मतलब है आपने 2 को 0 बनाना है, तो उसके लिए ऑपरेटर डिफाइन कर दें। तो क्या लिखेंगे, R2 -2 इंटू रो 1। ठीक है, ये -2 लिखें या प्लस इंटू ब्रैकेट में माइनस लिखें, जिससे आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब आप चेक करें तो हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशन क्या मिलेगा, मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ। ठीक है, इसका मतलब है फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट रो एज इट इज़ लिख लें, 1 0 -3 8। सेकेंड रो में चेंज आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, नेक्स्ट आपका 2 ही रहेगा, चूँकि मल्टीप्लाई R1 के साथ कर रहे हैं और R1 में 0 है, तो यहाँ से आपको 2 ही मिलेगा, और नेक्स्ट आपको मिल रहा है 15, और उसके बाद आपको मिल रहा है -9। ठीक है, और लास्ट रो उसी तरह 0 1 5 -2। जी स्टूडेंट्स, ये स्टेप क्लियर है सबको, यहाँ पे कोई क्यूरी तो नहीं है, होपफुली कोई क्यूरी नहीं होगी। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि या आप इन दोनों को आपस में अगर इंटरचेंज करें तो बेस्ट ये होगा कि सेकंड पिवट हम इसको मान लेंगे और ये 1 आ जाएगा। कैसे, इसके लिए ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, R2 और R3 को हम इंटरचेंज करने लगे, तो ये क्या बनेगा, आप ज़रा तवज्जो दीजिएगा, 1 0 -3 8, यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 1 5 -2, और लास्ट क्या मिलेगा, 0 2 15 -9। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, चूंकि ये 2 सेकेंड कॉलम में आपका पिवट आ रहा है, और मज़े की बात यह है कि पिवट आपका 1 आ गया है, आपने अरेंजमेंट ऐसी की है कि यहाँ 1 आ गया, और इसमें अपर एलिमेंट ऑलरेडी 0 है, तो लोअर एलिमेंट को 0 करते हैं।
दोबारा से वही प्रीवियस तरह का ऑपरेटर आप डिफाइन कर लो। तो ये क्या बनेगा आपके पास, R3, हमने R3 की टर्म को ज़ीरो करना है, -2 इंटू R2। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला डिफाइन कर दिया है जी। तो आपके पास क्या बनेगा, R3 में चेंज आएगा, R2 और R1 में कोई चेंज नहीं है, तो उसी तरह लिख लें 1 0 -3 8। ठीक है, दूसरे में भी कोई चेंज नहीं है, 0 1 5 और -2। अब आप इसको तो ज़ीरो बना रहे हैं, पहला ऑलरेडी ज़ीरो है, इसको भी ज़ीरो आपने बना दिया। 15 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, कहते हैं R3 में क्या है आपके पास 15, R2 में क्या है 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो 15 -10, तो ये बनेगा आपके पास 5। यहाँ से क्या मिलेगा, क्लियर। और नेक्स्ट आपके पास आता है R3 में है -9, R2 में -2, -2 +2, ये कितना बनेगा टोटल आपके पास, +4 और -9 -5 बन जाएगा। ठीक है, अब आप कहते हैं जी कि हमारे पास जो R3 है उसमें अगर हम 1/5 कर दें, यानी वो 5 का मल्टीपल चल रहा है, तो आपके पास क्या रिलेशन डिफाइन होगा, ज़रा वो देखते हैं। 1 0 -3 8 0 1 5 -2, यहाँ देगा 0 0 1 -1। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आपने कहा जी कि हमारे तीनों पेवर्ट्स क्लियर हो गए हैं, एक पेवर्ट आपके पास यहाँ पे आ रहा है, दूसरा पेवर्ट ये है, और इन दोनों पेवर्ट्स के कॉलम्स क्या हो गए, ज़ीरो हो चुके हैं क्योंकि रिड्यूस में चेंज करना चाह रहे हैं। तीसरा पेवर्ट आपका ये है और इसका कॉलम भी ज़ीरो करना है, तो उसके लिए ऑपरेटर क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ माइनस है तो हम लिखते हैं R1 प्लस 3 इंटू R3, और उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है R2 -5 इंटू R3, क्योंकि हम प्लस है तो इसलिए माइनस किया, और ये माइनस है तो ऑलरेडी हमने फिर प्लस कर दिया। ठीक है, तो इससे जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो आता है जी। तो मैं रिलेशन डिफाइन कर लेता हूँ सबसे पहले, तो ये बनेगा R3, यानी आपका वेरिएशन R1 में आना चाहिए, R3 आपका फिक्स है, R1 में पहली टू टर्म्स तो सेम रहेंगी चूंकि ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों कॉलम्स में। अब आपने ये रिलेशन डिफाइन इसलिए किया है कि 3 आप ज़ीरो कर सकें, ये भी ज़ीरो हो गया, और दूसरा रिलेशन 5 को ज़ीरो कर सकें, ये भी ज़ीरो हो गया, और ये 1 यहाँ, इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, पहले दो कॉलम में कोई वेरिएशन नहीं आएगी, और तीसरा कॉलम वैसे भी ये ज़ीरो होते हैं, चूँकि हमें तो ये ऑपरेटर ही ज़ीरो बनाने के लिए किया है, तो इसको सॉल्व करके टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। ठीक है, आप लास्ट कॉलम पे मूव करें, तो लास्ट कॉलम में आपको क्या मिलेगा जी, आपने लिखा है R1। ठीक है, आप इस पर फोकस कीजिएगा, आपने लिखा है R1 प्लस 3 इंटू R3, R1 कितना 8, और R3 कितना है 1 -1, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 प्लस 8 कितना बनेगा +5। ठीक है, गुड। नेक्स्ट आपने लिखा है R2 -5R3, तो R2 कितना है -2, और R3 कितना है -1 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो -5 मल्टीप्लाई होंगे +5 हो जाएगा, +5 और -2 +3, और ये लास्ट वाला -1 उसी। क्लियर जी। अब अगर आपसे कहा जाए इसका सोल्यूशन लिखें, तो आप क्या लिखेंगे, x1 की वैल्यू पहली आ रही है हमारे पास 5, x2 का सोल्यूशन क्या आ रहा है 3, और लास्ट पे x3 का सोल्यूशन कितना आ रहा है -1। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो सोल्यूशन है वो किस तरह का सोल्यूशन है, तो आप कह सकते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन, चूँकि हमारे पास इन तीनों की वैल्यूज सिंगल सिंगल आ रही है। ठीक है, याद रहेगा जी स्टूडेंट्स। तो हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया है, इसी तरह बाकी क्वेश्चन जो भी आपकी एक्सरसाइज के हैं वो आप सॉल्व करें। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 32 33 एंड 34 में बाद में आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, और ये बाकी सारी सिंपल्स हैं, इसमें आप अगर क्वेश्चन नंबर चेक करें 29 to 32,
अगर तो ये सिलेबस में है तो ये उसने कोई सिंपल सा आपसे कहा है कि आपने क्या करना है, फाइंड द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस द ट्रांसफॉर्म्स द फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू अ सेकंड एंड देन फाइंड द रिवर्स रो ऑपरेशंस एंड ट्रांसफॉर्म द सेकंड मैट्रिक्स इनटू अ फर्स्ट। तो ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, तो इसके ऊपर आपने रो ऑपरेटर अप्लाई करना है। वेल उसके अलावा यहाँ पर आ जाएं अगर, तो क्वेश्चन नंबर 19 to 22, और 19 to 22 में आपने क्या करना होता है यहाँ पर, ये अगर आप चेक करें तो हमारे पास उसने कहा है कि एक्सरसाइज 19 to 22 डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एच सच दैट द मैट्रिक्स इज ऑगमेंटेड एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ अ कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम। तो आपके पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है आपके पास जो फॉर्म बनेगी डेफिनेटली वो, अगर तो या बनेगी आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या फिर बनेगी जो कि कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन, तो या फिर आपके पास बनेगी सिंगल या यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन या जो भी केस बनेगा वहाँ से आपने फिर एच की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारा बेसिकली जो यहाँ रिक्वायरमेंट है वो आपने एच की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 17 18 भी देखें, वो भी आपने कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो वेल अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टारगेट है वो अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2, और 1.2 के रिलेटेड हम जो कि ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास एचिलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म क्या होती है, इसकी एग्जांपल्स भी देख चुके हैं। फिर भी यहाँ आप देखें अगर एग्जांपल नंबर 2 बड़ी डिटेल में बुक पे सॉल्व है, ये आपके पास एक मैट्रिक है, ठीक है, उसमें पिवट्स को भी वो डिस्कस करता है। लोकेट द पिवट कॉलम ऑफ ए, यानी ए के आपने जस्ट पिवट को लोकेट करवाना है। तो फर्स्ट पिवट उसने कहा है हमारे पास 1 आ रहा है, उसका मतलब दिस इज द पिवट कॉलम, ठीक है। तो अब वो कहता है अगर ये पिवट कॉलम है तो इट्स मीन्स कि हमारे पास हमने क्या करना है इसके, ये रिड्यूस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, रो रिड्यूस, मतलब आप इसके पिवट वाले कॉलम को ज़ीरो कर देंगे। आप चेक करें, पिवट आपका 1 था, तो इस कॉलम सारे को आपने क्या कर दिया, क्लियर, ये आपकी सारी एंट्रीज क्या हो रही हैं, ज़ीरो हो रही हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपने सेकंड पिवट को सर्च करना है, सेकंड रो में पिवट होता है वो आपका 2 आ रहा है। तो चूंकि हमने बात की है किसकी, हमने कहा है कि हमें यहाँ पे हमें यहाँ पर ये जो पिवट फाइंड किया, एक पिवट तो ये था आपका, ओके। सेकंड पिवट में आपके पास 2 आ रहा है, तो आपने सबसे पहले कहा जी कि ये नेक्स्ट पिवट कॉलम है, इसको 1 बनाएंगे, 1 बनाने के बाद आपने इसके नीचे 0 करना है। अब ये बुक वाले ने ये किया हुआ है कि उसने इसको 1 नहीं बनाया बल्कि इसके नीचे वालों को 0 डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, ये डिटेल लिखी हुई है, बट बेस्ट ये है कि आप इसको 1 बना के देन सॉल्व करें, ठीक है। ये सेकेंड एग्जाम्पल है, ये उसने आगे थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। सेकेंड एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3, इसमें भी आप चेक करेंगे बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट उसने स्टेप्स भी मार्क किए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप में उसने कहा है कि हमारे पास क्या है, जो पिवट कॉलम है उसमें पहली एंट्री 0 है, तो पहली एंट्री की वजह से हमें उसे इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो आपने इंटरचेंज कर लिया, ये आप चेक कर सकें, इंटरचेंजिंग रो फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड, तो आपके पास अब ये पिवट बन गया है, ठीक है। ये पिवट बनना है तो इसका मतलब है आपने इसके नीचे वाले टर्म को क्या करना है, 0 करना है, और आपने 0 कर लिया। उसके बाद आपने कहा है हमें सेकंड पिवट ये मिल रहा है, तो हम क्या करने लगे, इस पिवट को भी, जी सेकंड पिवट 2 है तो इसके नीचे वाली टर्म को भी 0 कर लेते हैं, और फाइनली आपका पिवट थर्ड ये बन गया। तो इसके नीचे ऑलरेडी चूँकि ये सॉल्व है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है जो आपने पिवट बनाए अब उनके ऊपर वाली टर्म्स को 0 करें, ठीक है। अब नोट करेंगे, मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। यहाँ उसने एक पिवट ये बनाया था, ठीक है, एक पिवट यहाँ बनाया था, इनके ऊपर देखें सारे 0 हो गए, बट ये भी पिवट 3 है, 1 नहीं है, ये 1 होना चाहिए क्योंकि बाद हमने रिड्यूस की है, तो ये उसने इसको 1 बना लिया है डिवाइड करके 3 से। आपकी मर्ज़ी है, ये इसने ये किया है कि डायरेक्ट सॉल्व करता रहे और बाद में एंड पे डिवाइड करता रहे, आप पहले भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ फ्री वेरिएबल्स डिस्कस हो रहे हैं। फ्री वेरिएबल्स का मतलब होता है जब नो सोल्यूशन होगा, पूरी एक रो 0 हो जाती है, जैसे ये 0 होगी, सॉरी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। जब आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन यानी पूरी रो 0 हो जाएगी, तो उस वक्त आपने x3 को, या अगर ये 3 रो की बात कर रहे हैं, 3 रो एंड 3 कॉलम्स की, तो x3 का हो जाएगा आपका वो फ्री वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपने फ्री वेरिएबल डिफाइन किया है, यानी वो x3 जो है वो बाकी दोनों में मौजूद है, ठीक है। तो इसी तरह फिर आप इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ कहते हैं फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर सिस्टम हुज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हैज़ बीन रिड्यूस टू, ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसको हमने रिड्यूस किया है और ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन इक्वेशंस में नोट करें तो आपके पास जो फ्री वेरिएबल्स हैं वो कौन से आ रहे हैं। पहली इक्वेशन में आपके पास टोटल x5 तक वेरिएबल्स हैं। x5 की वैल्यू गिवन है, x1 की वैल्यू यहाँ फाइंड हो जाएगी, ठीक है, और x3 की वैल्यू यहाँ फाइंड हो जाएगी। इसका मतलब है आपके पास x2 भी मौजूद नहीं है, ये भी मिसिंग है और ये भी मिसिंग है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कह रहे हैं x2 भी आपका क्या है, फ्री वेरिएबल है, ठीक है, x2 भी फ्री हो गया और x4 जो है वो भी आपका फ्री वेरिएबल है, ठीक है। ये दोनों आपके फ्री वेरिएबल हो गए, यही वो दोनों वेरिएबल्स हैं जो x1 और x3 में मौजूद हैं, ठीक है। तो हमें जस्ट फ्री वेरिएबल्स को लोकेट करना होता है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बाकी हम आएंगे नेक्स्ट, डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे यूनिकनेस मींस आपने चेक करना है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, ठीक है। अब हम मूव करेंगे, यहाँ कहता है वन एक्सरसाइजेज 1 and 2 डिटरमाइन द मैट्रिक्स आर इन रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। आपने क्या करना है, 1 और 2 को अपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जितने भी पार्ट्स हैं उनको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में शिफ्ट करेंगे। नंबर 3 और 4 में वो कहता है कि आपने क्या करना है, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में और पिवट को आपने सर्कल द पिवट पोजीशंस, ठीक है। आपने जो फाइनल मैट्रिक्स होगा उसमें पिवट पोजीशन को भी सर्कल करना है, तो स्टेटमेंट को जरूर पढ़िएगा, जो भी स्टेटमेंट में कहता है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 to 14 में कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम हुज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है 7 to 14 के, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 11, ठीक है। 11 चेक कीजिएगा, यस 11 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। ओके गुड। तो सबसे पहले ऑलरेडी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में है, तो आपने क्या करना है, हमें इस 3 के नीचे वाली सारी टर्म्स को, ये हमारा पिवट हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे वाले दोनों टर्म्स चूंकि 3 के मल्टीपल्स हैं तो आराम से ये 0 हो जाएंगे, तो हम लिखते हैं जी R2, ठीक है, +3 × R1 और R3 +2 × R1। तो अब आपका फर्स्ट रो तो एज इट इज़ है -4 2 and 0, ठीक है। सेकंड में आए तो ये तो आपने दोनों करने थे 0, ये तो आप डायरेक्ट 0 लिख लें, ठीक है। ये अच्छे से याद रखें, मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि ये वो नंबर्स हैं जिनको 0 करने के लिए आपने क्या किया था, ये रिलेशन डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो इट्स मीन्स कि आपको इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व ऑलरेडी आप करके ये रिलेशन बनाएं, तो ये डायरेक्ट आप 0 पुट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप कहते हैं जी हमारी पूरी रो, जब आप ये ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, रो 2 +3 × रो 1, रो 2 क्या है जी 12 +3 × रो 1, रो 1 में -4 है, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12, +12 गोज टू 0। इसी तरह ये सारी एंट्रीज क्या हो रही हैं, 0 हो रही है, क्लियर। सारी एंट्रीज क्या हो गई हैं, 0 हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, जब सारी एंट्री 0 हो जाएं तो हमें चूंकि रिड्यूस फॉर्म की बात की गई है तो इसको हम 1 बना लेते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो रिड्यूस में पिवट होता है वो मस्ट बी 1 होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो आप नेक्स्ट लिख लेते हैं जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/3 × रो 1। तो आपके पास रिलेशन क्या आ रहा है, 1 -4/3 2/3 0, और बाकी ये सारे वैसे ही 0 थे, इनको उसी तरह लिख लें, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, अगर नोट करें तो आपको फर्स्ट रो से तो x1 मिलेगा, x2 और x3 दोनों 0 हो गई हैं, तो इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि हेयर x2 एंड x3 ये क्या हो जाएंगे, आर फ्री वेरिएबल्स, फ्री वेरिएबल्स, ठीक है। ये आपके दोनों क्या बनेंगे, फ्री वेरिएबल्स। अगर फ्री वेरिएबल्स हैं तो आप फर्दर इनको सॉल्यूशन सेट फॉर्म में लिखना चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, x1 -4/3 x2 +2/3 x3 = 0। सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा आपके पास, जी शाबाश,
x1 का सोल्यूशन लिखें तो वो बनेगा आपके पास x1 इज इक्वल्स टू 4/3 x2 माइनस 2/3 x3 और x2 इज फ्री, ठीक है, और x3 इज आल्सो फ्री, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल्स क्या होंगे, फ्री वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर जी। तो अभी हमने क्वेश्चन 11 किया है, इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन हैं वो भी आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में मसला आता है, आप समझते हैं कि ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से सॉल्व करके तो मैं आपको, तो आप कमेंट्स में मार्क कर दें। आपके पास ऑलरेडी एक ये मैंने बुक आपको इसीलिए शेयर कर दी थी स्टार्ट में, और 5th एडिशन है, ठीक है। तो वहाँ आप कमेंट में मार्क करेंगे कि आपका इस किन की क्वेश्चन में मसला है, या फिर आप डायरेक्टली शेयर भी करते हैं तो आई विल ट्राई कि 2-3 क्वेश्चन हो जाएं तो फिर मैं उसकी भी एक शॉर्ट सी वीडियो शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो इसमें इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट जो हमने सॉल्व करना है वो आ रहा है आपके पास जी। तो क्वेश्चन 14 तक हो गया। 15-16 में उसने ऑलरेडी यहाँ पे क्या मार्क किया हुआ है, एक्सरसाइज 15 and 16 आर द नोटेशन ऑफ एग्जांपल नंबर 1 ऑफ मैट्रिक्स इज इन एचेलॉन फॉर्म, ठीक है। सपोज ईच मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स form a system of linear equation. In each case determine if the system is consistent. If the system is consistent, determine if the solution is unique. तो वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, सोल्यूशन अगर यूनिक है तो ये हमें स्टैटिक दे दिए हैं, मतलब मैट्रिक्स नहीं है, जेनेरिक फॉर्म है। तो वेल आप इसको देखिएगा। जो नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसमें आपको करना क्या है, 17 और 18 में कहता है कि आपने एच की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कहते हैं कि हमारे पास इन एक्सरसाइज 17 and 18 डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एच सच दैट मैट्रिक्स इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ अ कंसिस्टेंट लीनियर। यानी आपको जो एच का सोल्यूशन मिलेगा बेसिकली वो कंसिस्टेंट लीनियर कंसिस्टेंट सिस्टम का सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। आप इसको पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें एंड देन चूंकि सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब या तो आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 19 to 20, ये ज़रा फोकस कीजिएगा। यहाँ से मैंने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 जो मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एच नहीं है बल्कि वो कहते हैं इन एक्सरसाइजेज 19 and 20 चूज एच एंड के। एच और के आपने फाइंड करने सच दैट द सिस्टम हैज़, पहले उसने कहा है कि सिस्टम नो सोल्यूशन दे, उसके लिए एच और के क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। मैनी सोल्यूशंस के लिए भी क्या होगा, गिव द सेपरेट आंसर फॉर ईच पार्ट। तो आपने तीनों पार्ट्स को सेपरेटली डील करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज का आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा मे बी, तो फिर भी देख लेंगे अगर कोई क्वेश्चन बाकी बचा। वेल अदरवाइज बाकी सिंपल है, वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 33 को मैं बाद में सॉल्व करवा दूंगा, अभी तक यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20, तो जी क्वेश्चन नंबर 20 ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ चेक करें। क्वेश्चन क्या था हमारे पास जी। क्वेश्चन वो कहते हैं कि आपके पास एच और के फाइंड करने, ठीक है, फॉर द डिफरेंट सोल्यूशन केसेस। तो सबसे पहले मैं चूँकि इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। तो आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ 1 3 2 3 एच एंड के, ठीक है। ये आपके मैट्रिक्स आ गए। उसके बाद आप कहते हैं जी हम इनके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। कौन सा ऑपरेटर करना है जी, हम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साथ ही में, अगर आप चेक करें तो आप कहते हैं जी कि हमारा इसको आपने ज़ीरो करना है। तो रो 2 प्लस इंटू -3 ऑफ रो 1, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, जरा चेक करें। ये आपके पास आता है 1 3 2 और नेक्स्ट क्या बनेगा 0 -9 प्लस एच, ठीक है। और लास्ट क्या बनेगा -6 प्लस के, ठीक है। तो ये हमारे पास वो मैट्रिक्स बन गया है जिसको हमने वेरीफाई करना है, डिफरेंट केसेस के लिए चेक करना है कि आपके पास एच और के की वैल्यूज़ क्या बनेंगी,
ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं सबसे पहले फर्स्ट केस है हमारा नो सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट केस क्या है? नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या बताया था कि आपके पास ये दोनों टर्म्स, ये भी ज़ीरो हो जाए, ये भी ज़ीरो हो जाए। ठीक है, यानी आपकी क्या, ये आप कॉलम डाल दें, लेफ्ट हैंड साइड की एक पूरी रो आपकी ज़ीरो हो रही है, तो इसका मतलब है इसको आप कहेंगे कि -9 प्लस एच इज इक्व टू ज़ीरो। और जो दूसरी टर्म है -6 प्लस के इज नॉट इक्व टू ज़ीरो। ठीक है, क्लियर हो गया? नो सॉल्यूशन में क्या होता है, ये ज़ीरो होती है टर्म बट ये ज़ीरो नहीं होती। ठीक है, तो अब आपने इसको फाइंड करना है जी। यहाँ से आप कहते हैं एच आपका बनेगा 9, और नेक्स्ट क्या था आपका, के आपका बनेगा नॉट इक्वल्स टू +6। क्लियर? ये इक्वल्स टू 9 है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू +6। तो ये हमारे पास आगे एच और के की सॉल्यूशंस। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट था आपके पास जी, ज़रा उसके ऊपर फोकस करेंगे। बी पार्ट है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन या फिर सिंगल सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन थी जी, उसके ऊपर फोकस करें। ये ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हम लिखने लगे -9 प्लस एच इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और ये कुछ भी हो सकता है, चाहे ज़ीरो होता है तो होता रहे, सेकंड पार्ट के बारे में कुछ भी राय नहीं दे रहे हम। तो हम कह देते हैं कि could be any value। ठीक है, के की कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर? ओके, तो यहां से फिर आपके पास सोल्यूशन क्या बनेगा, जरा आप बेशक चेक कर लें। तो आप कहते हैं जी एच की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू +9। एच का ये सोल्यूशन आ गया आपके पास। ठीक है, ओके जी। तो नेक्स्ट हम तीसरे पार्ट की तरफ आएंगे, चूंकि इसकी 3 पार्ट्स है। थर्ड पार्ट है सी, जिसमें कहता है मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशन, स्टूडेंट याद रखिएगा, मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपके पास क्या हो रहा है जी। मैनी सॉल्यूशन का मतलब है कि आपका ये भी ज़ीरो हो रहा है, ठीक है, ये पोर्शन भी ज़ीरो हो रहा है और ये पोर्शन भी ज़ीरो हो रहा है। तो हम लिखने लगे -9 प्लस एच इज इक्वल टू ज़ीरो एंड -6 प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। मैनी तब होगा जब ये सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है मैनी में आपके पास एच की जो वैल्यू होगी वो 9 आ जाएगी। ठीक है, और के की वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि आपके पास एक सिस्टम गिवन है, इस सिस्टम को वेटेड मैट्रिक्स बनाएं, सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद कंडीशंस अप्लाई करें। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन सूट करेंगी, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशंस होंगी, और मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशंस होगी। होपफुली इसमें कोई क्वेरी नहीं होगी स्टूडेंट्स। 1.2 का एक ही क्वेश्चन रहता है और 1.1 के 2 क्वेश्चन जो मैंने बाद में करने हैं, बाकी क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में होपफुली मैं वो 2 क्वेश्चन भी कर दूँगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको ज़रा डिटेल में सॉल्व करें। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू।